गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टडी की थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, जिसमें हमने सीरीज और पैरेलल में जब रजिस्टर्स जुड़ते हैं तो उनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे मैंने उनको आप सभी को बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने आई बटन में लिंक दे रखा है, आप जाकर देख लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं सही कह रहा हूँ या सही नहीं कह रहा हूँ। और आज के इस टॉपिक में हम टच करेंगे हीटिंग इफेक्ट को। आपने देखा होगा कि कभी भी अगर हम किसी हीटर को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो वो लाल हो जाता है। कभी भी अगर हम किसी टंगस्टन में कुछ लाइट देते हैं तो वो भी लाल हो जाता है। कभी भी किसी कॉपर को देते हैं तो स्पिन करने लगता है। तो कोई भी कंडक्टर जब भी करंट को पाता है तो उसके अंदर एक हीटिंग फिनोमिना डेवलप हो जाती है और करंट कई तरह के फिनोमिना को किसी सर्किट में डेवलप करता है। तो वो फिनोमिनास क्या हैं और हीटिंग इफेक्ट क्या है और साथ में पावर क्या होता है, इसकी स्टडी हम करते हैं। तो अगर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की जाए, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर हम हीटिंग फिनोमिना की बात करें तो जब भी हम किसी कंडक्टर को क्या देते हैं कि हीट देते हैं, किसी भी कंडक्टर को हीट देते हैं, चाहे कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, किसी को भी हम हीट देते हैं तो उसमें तीन तरह के फिनोमिना डेवलप होते हैं। पहला होता है हीटिंग इफेक्ट, यानी पहले उसके अंदर डेवलप होता है क्या, हीटिंग इफेक्ट। दूसरा डेवलप होता है उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट, MAG होना चाहिए, मैग्नेटिक इफेक्ट। और तीसरा होता है उसके अंदर केमिकल इफेक्ट। तो ये सारे इफेक्ट वन बाय वन हम लोग फिजिक्स के आगे के लेसन्स में स्टडी करेंगे, लेकिन आज के इस लेसन में हम स्टडी करेंगे किसकी, हीटिंग इफेक्ट की। कि जब भी किसी कंडक्टर को हम हीट देते हैं तो कोई भी कंडक्टर को करंट देते हैं तो उसके अंदर हीटिंग कहाँ से पैदा हो जाती है। आपने देखा होगा अगर आप मोबाइल चलाते हो, जैसे मोबाइल ऑन करते हो तो मोबाइल को क्या मिलना शुरू हो जाता है, बैटरी से करंट मिलना शुरू हो जाता है और मोबाइल आपका क्या होता जाता है, हीट होता जाता है। तो क्वेश्चन बनता है क्यों। ऐसे ही अगर हम किसी भी हीटर को करंट देते हैं तो करंट देने पर वो हीटर लाल होता चला जाता है। मन में प्रश्न आता है क्यों। किसी भी कॉपर को अगर हम देंगे तो कॉपर भी हीट होने लगता है और स्पिन करने लगता है। मन में क्वेश्चन आता है क्यों। तो जब भी किसी भी कंडक्टर को हम हीट के बजाय करंट देते हैं, हम कभी भी हीट डायरेक्ट नहीं देते हैं, हम उसको करंट देते हैं। और जब करंट देंगे आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू हो जाता है और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा तो इलेक्ट्रॉन बैटरी से क्या लेंगे, करंट लेंगे और करंट लेके आगे जाएंगे। और कंडक्टर के पास क्या होता है, प्लस और माइनस चार्ज होता है। तो कंडक्टर के पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब मूवमेंट करेंगे तो जा करके प्लस से टकराएंगे और टकरा करके अपनी एनर्जी किसको दे देंगे, प्लस को दे देंगे। और धीरे धीरे ये फिनोमेना होता रहेगा तो इलेक्ट्रॉनों के प्लस से कोलिजन के कारण, टक्कर के कारण उस कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और इसी को हम हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। क्लियर। तो अगर हम कहें डेफिनेशन के फॉर्म में हीटिंग इफेक्ट की बात हम करते हैं तो व्हेन ए करंट इज पास्ड थ्रू ए कंडक्टर देन it starts to heat, यानी वो गर्म होना शुरू हो जाता है। दिस phenomena is called, H mean heating, E mean effect of current, यानी करंट का हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो फिर से हम समझते हैं कि व्हेन ए करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, जब भी किसी कंडक्टर से क्या पास होता है, करंट का पास होता है, तो देन इट स्टार्ट्स हीटिंग, तो वो हीट करना शुरू करने लगता है, यानी वो गर्म होने लगता है। और इसी फिनोमेना को हम हीट इफेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। और जब तक हम करंट नहीं देंगे तब तक वो कंडक्टर हीट भी नहीं होगा। मोबाइल नहीं चलाएंगे, हीट नहीं होगा। मोबाइल चलाएंगे, हीट होगा। हीटर को क्या देंगे, करंट देंगे, हीटर हीट हो जाएगा। करंट बंद कर दो, हीटर में जो लालपन है यानी जो रेडनेस है खत्म हो जाएगी, यानी वो हीट नहीं होगा। इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब एक क्वेश्चन बनता है कि सर हीटिंग होती क्यों है, रीजन क्या है इसका, रीजन तो इसका एक ही रीजन है, कॉलिजन, टक्कर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू
पॉजिटिव आयंस, यानी जो पॉजिटिव पार्ट है किसमें, कंडक्टर्स में। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स, आपको मालूम है कंडक्टिविटी यानी करंट के फ्लो होने के लिए क्या ज़रूरी है, करंट ज़रूरी है। और करंट कब फ्लो होगा, जब उस एटम के पास या उस सब्सटेंस के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। और कंडक्टर कौन होते हैं, जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे ही कंडक्टर को आप करंट दोगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स वहां से करंट लेके चलना शुरू कर देंगे और आगे जाके किससे टकराएंगे, प्लस से टकराएंगे तो अपनी एनर्जी प्लस को ट्रांसफर कर देंगे। ये फिनोमेना चलता रहेगा लगातार। ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे उस कंडक्टर का जो हीट है वो बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि कूलाम चार्ज इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा है, यानी वर्क डन हो रहा है। और वर्क ही किस में कन्वर्ट होती है, एनर्जी में। कैसे कन्वर्ट होती है वो भी देख लीजिए। हमें मालूम है कि जो वर्क डन होता है V इजकल टू W अपॉन Q। तो W इजकल टू क्या बन जाएगा, Q इंटू V। क्लियर। और हमें ये बात मालूम है कि जो Q होता है ये होता है I इंटू T। तो W इजकल टू क्या बन गया, V इंटू I इंटू T। और जो वर्क होता है ये वर्क ही तो बराबर होता है किसके, हीट के। तो W इजकल टू H, तो हम कह सकते हैं कि H इजकल टू V इंटू I इंटू T। एनी प्रॉब्लम, ये फॉर्मूले बन रहे हैं। और हमको मालूम है कि V इजकल टू कितना होता है, I इंटू R। तो अगर हम इस फॉर्मूले में, किसमें, इस H वाले फॉर्मूले में आ करके V के प्लेस पे I इंटू R रख दें। ध्यान देना, I इंटू R किसकी वैल्यू है, V की। और ऑलरेडी क्या था, I इंटू T। तो क्या बन गया, I इंटू I स्क्वायर इंटू R इंटू T। ये आपका फॉर्मूला बन गया। क्लियर। एक फॉर्मूला आपका ये बन गया, एक फॉर्मूला आपका ये बन गया। अब अगर यहीं पर हम I की भी वैल्यू पुटअप करना चाहें तो क्या फॉर्मूला बन सकता है, वो भी देख लीजिए। I इजकल टू V अपॉन R। तो H इजकल टू क्या लिखा हुआ, I स्क्वायर, तो यानी V अपॉन R इंटू V अपॉन R। ये किसकी वैल्यू हो गई, I स्क्वायर की। और क्या था, R था और T था। R से R कैंसिल हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया, H इजकल टू V इंटू V स्क्वायर इंटू क्या है T अपॉन में क्या है R। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न रखने हैं। क्लियर। तो फिर से रिपीट करते हैं। कोई भी कंडक्टर वो होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आप मेटल्स का भी नाम ले सकते हो। और कोई भी कंडक्टर में कंडक्टिविटी तभी होती है जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से करंट लेकर के आगे की ओर मूव करें। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को बैटरी से क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, तो वो आगे बढ़ेंगे। आगे जाकर के जो पॉजिटिव आयंस हैं उनसे टकराएंगे, कोलिजन करेंगे। और कोलिजन करने से क्या होगा, अपनी एनर्जी उनको ट्रांसफर कर देंगे। ऐसी कंडीशन में उस कंडक्टर का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा और वो कंडक्टर कैसा हो जाएगा, हीट हो जाएगा। इसी को हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग फिनोमेना ऑफ द करंट कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि हीटिंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो आपका जवाब होगा रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉन, बट जो कोलिजन उनका होता है किससे, पॉजिटिव से, वो कोलिजन, वो टक्कर ही जिम्मेदार है कि जो कंडक्टर करंट पाता है वो हीट हो जाता है। पंखा आपका चलता है, हीट हो जाता है। हीटर चलता है, हीट हो जाता है। मोबाइल चलता है, हीट हो जाता है। लैपटॉप, कंप्यूटर चलते हैं, सब हीट हो जाते हैं। क्लियर। और हमें एक निश्चित समय के बाद, एक फिक्स टाइम इंटरवल के बाद हमें उनको आराम देना पड़ता है। उसका यही रीज़न है। क्लियर। तो फॉर्मूला क्या है, V इजकल टू W अपॉन Q। किसी भी चार्ज को अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाएंगे, याद करो पोटेंशियल कहलाता था। तो पोटेंशियल क्या है, V इजकल टू W अपॉन Q, जो कि वर्क डन के बराबर होता है किसके, जो कूलाम चार्ज हम ले जा रहे हैं। तो W इजकल टू क्या बन गया, Q इंटू V। Q की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू T। तो अगर हम यहाँ पर IT रख दें, फॉर्मूला क्या बन गया, W इजकल टू VIT। V की वैल्यू होती है कितनी, अब ध्यान देना, W को हम हीट भी कह सकते हैं। तो चाहे W लिखो चाहे H लिखो। तो H इजकल टू क्या बन गया, VIT। और V की वैल्यू कितनी होती है, I इंटू R, ओम के रूल से। और तो अगर हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में V के प्लेस पे IR रखें तो 2 बार I हो जाएगा, तो I स्क्वायर इंटू R T बन जाएगा। क्लियर। और अगर हमें मालूम है कि I इजकल टू कितना होता है, V बाई R, तो हम इस I स्क्वायर के प्लेस पे अगर V की वैल्यू रख दें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V स्क्वायर T अपॉन R। तो ये हो गया हीटिंग इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स। अब हम बात करते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, इसको प्लीज़ आप लर्न जरूर कर लीजिएगा। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको आप जूल्स हीटिंग लॉ भी कहते हैं। तो जूल्स का जो हीटिंग लॉ है वो डिपेंड करता है, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था H इजकल टू I स्क्वायर R इंटू T। ये है हीट का फॉर्मूला। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, फर्स्ट लॉ,
FIRST, फर्स्ट लॉ। पहला नियम ये कहता है, क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, द हीट प्रोड्यूस्ड इज डायरेक्टली proportional to the square of current। यानी फर्स्ट लॉ जो है जूल का, लॉ ऑफ हीटिंग जिसे हम कहते हैं, तो जूल का फर्स्ट लॉ ये कहता है कि किसी भी कंडक्टर का जो हीट होगा, जो प्रोड्यूस्ड हीट है, वो उसके आई यानी करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर, यानी उस सर्किट में जितना ज़्यादा करंट बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा हीटिंग शुरू होगी, हीटिंग होती जाएगी। जितना करंट कम होता जाएगा हीटिंग उतनी लो होती जाएगी। आपने देखा भी है कि अगर हम अपने कंप्यूटर में मोबाइल या फ़ैन चलाते हैं, जितनी देर वो चलता है वो हीट होता जाता है, कुछ देर बंद कर देते हैं, धीरे धीरे ठंडा होता जाता है। तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर। हिंदी में हीट यानी ऊष्मा अनुक्रमानुपाती होती है धारा के प्रवाह की। जितनी धारा बहेगी उतना ज़्यादा वो कंडक्टर हीट होता जाएगा। रूल नंबर 2 ये कहता है, इसको हम सेकेंड लॉ कहते हैं, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी किसी भी कंडक्टर में करंट का फ्लो होने पर कितनी हीट डेवलप होगी ये डिपेंड करता है कि उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना है। जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा उस कंडक्टर में हीट बढ़ती जाएगी, प्रतिरोध बढ़ेगा, ऊष्मा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि करंट के फ्लो का यानी करंट के बहने का क्या होगा, अपोज होगा, और जब अपोज होगा तो सर्किट में लड़ाई शुरू हो जाएगी, और लड़ाई होने पे क्या बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी सर्किट की। अगर आप इस भाषा में समझ सकते हैं तो इस भाषा में समझ लीजिए। तो किसी भी सर्किट में कितना हीट प्रोड्यूस होगा ये डिपेंड करता है, डायरेक्ट डिपेंड करता है किस पर, उस सर्किट के रेजिस्टेंस पर या उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस पर। यह था आपका सेकेंड लॉ। और थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ हीट प्रोड्यूस्ड यानी करंट के फ्लो होने से जो गर्मी प्रोड्यूस होगी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल। यानी कि जो हीट है डायरेक्ट डिपेंड किस पे करेगी, टाइम पर। जितनी देर तक आप करंट डालेंगे उस कंडक्टर में उतनी देर तक वो हीट होता रहेगा और हीट होता जाएगा। करंट डालना आप बंद कर देंगे उसका क्या होगा, हीटिंग बंद हो जाएगी। तो टाइम क्या है, मतलब जितने टाइम तक करंट इंटेंस होगा किसमें, कंडक्टर में, वो कंडक्टर हीट होता रहेगा। करंट का फ्लो बंद हो जाएगा यानी किसी टाइम पर करंट जीरो हो जाएगा तो हीटिंग भी जीरो हो जाएगी। तो अगर हम इन तीनों रूल्स को आपस में मिला दें तो ध्यान दीजिएगा, H प्रोपोर्शनल टू क्या है ये, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। अगर हम यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाएगा K, और फॉर्मूला क्या हो गया, आई स्क्वायर आर इंटू टी। तो जो हमारे रट्टू तोताज हैं, तो रट्टू तोताज के लिए ये फर्स्ट रूल, सेकंड रूल, थर्ड रूल है। और जो रट्टू तोता नहीं है, समझदार बच्चे हैं जो समझते हैं, वो सिर्फ फॉर्मूला लर्न कर लें। देखो फॉर्मूला क्या कह रहा है, H इजकल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। इसी से रूल बना लो क्या, फर्स्ट टाइम कि द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। नंबर 2, द हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द resistance of the circuit. Number 3, the heat produced is directly proportional to time of current flowing in the circuit. हिंदी में किसी भी चालक में कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी करंट के डालने से वो डिपेंड करेगी करंट के स्क्वायर पर, ठीक, और वो हीट डिपेंड करेगी उसके रेजिस्टेंस पर, और वो हीट डिपेंड करेगी कितने टाइम तक के लिए आपने उस कंडक्टर में करंट को डाला है। क्लियर? तो ये था आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार ज़रूर कर लीजिएगा। और अब हम समझते हैं कि किसी भी सर्किट का पावर क्या होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक पावर की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आपसे बहुत पूछे जाते हैं। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, क्लियर? तो इलेक्ट्रिक पावर जो होता है, इट इज़ द रेट ऑफ वर्क डन in a electric
सर्किट, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम, यानी किसी भी टाइम में, किसी भी सेकंड में, किसी भी मिनट में कितना वर्क हुआ है उस इलेक्ट्रिक सर्किट में, इसी को उस इलेक्ट्रिक सर्किट का इलेक्ट्रिक वर्क डन या इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। और फॉर्मूला बन जाता है P इजकल टू W/T। ध्यान दीजिए, P इजकल टू W/T। तो हम कह सकते हैं पावर क्या है? पावर है रेट ऑफ वर्क डन इन द सर्किट, यानी उस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट डालने से कितना वर्क हुआ है, इसी को हम उस सर्किट का पावर कह देते हैं। और अभी हमने पीछे देखा था, क्या देखा था? W इजकल टू V इंटू आई इंटू टी, देखा था नहीं फॉर्मूला हमने? तो अगर हम यहाँ पर P वाले फॉर्मूले में आ जाएं और W के प्लेस पे V इंटू आई इंटू टी पुटअप कर दें, और अपान में क्या था? T से T कैंसिल हो गया, तो एक फॉर्मूला क्या बन गया? P इजकल टू V इंटू आई। तो हम इसके अकॉर्डिंग भी पावर को डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इसके अकॉर्डिंग, द पावर ऑफ द सर्किट इज द प्रोडक्ट ऑफ या मल्टीपल सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ V मीन पोटेंशियल एंड I मीन करंट, यानी किसी भी सर्किट का जो पावर होता है वो उस सर्किट के पोटेंशियल यानी वोल्टेज और उस सर्किट के करंट यानी I के मल्टीपल सम के बराबर होता है। अब बाकी इससे अगर हम और भी डेफिनेशन बनाना चाहें, डेफिनेशंस बनती जाएंगी, बट हम आपको डेफिनेशन नहीं बताएंगे, अब हम आपको बताते हैं कुछ फॉर्मूलेस को। क्लियर? तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, साइंस कितना रटोगे, नहीं रट पाओगे। इसे साइंस को रटने की नहीं, समझने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम पावर की ही बात करें, डेफिनेशन मत लर्न करो, P इजकल टू W/T लर्न कर लो। W क्या है? वर्क डन है। T मीन क्या है? पर यूनिट टाइम है। तो हम कह सकते हैं कि द पावर ऑफ एनी सर्किट इज द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो P इजकल टू W/T, यानी किसी भी वैद्युत परिपथ में एकांक समय में कितना कार्य किया गया है, यही उसकी शक्ति कहलाती है। क्लियर? और अगर हम दूसरा फॉर्मूला देखें, P इजकल टू V इंटू आई, तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ एनी सर्किट इज इक्वल टू द मल्टीपल सम ऑफ इट्स पोटेंशियल एंड करंट, यानी उसके विभवांतर और धारा के गुणनफल के बराबर उसका पावर यानी उसकी सामर्थ्य यानी उसकी शक्ति होती है। अब हम फिलहाल डेफिनेशन क्रिएट नहीं करेंगे, दो डेफिनेशन हमने आपके लिए क्रिएट कर दिया। अब बाकी आप समझदार हैं। अब हम फॉर्मूले को समझते हैं कि पावर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या हैं, जो अभी न्यूमेरिकल में हमारी हेल्प करेंगे। तो अभी हम लोगों ने समझा कि जो पावर होता है ये वर्क डन होता है पर यूनिट टाइम। क्लियर? और हमको अभी पीछे मालूम था कि W इजकल टू V इंटू आई इंटू टी होता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले में W की वैल्यू पुटअप कर दें तो P इजकल टू W के प्लेस पे V इंटू आई इंटू टी। ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर फॉर्मूले कैसे आए और कहाँ से आए नहीं मालूम चलेगा, न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे, फिर हम आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। तो P इजकल टू V इंटू आई इंटू टी, और अपान में क्या था? T। तो T से T क्या हो गया? कैंसिल। तो एक फॉर्मूला बन गया P इजकल टू V इंटू आई। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक फॉर्मूला ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पर। हमको मालूम है कि V इजकल टू होता है I इंटू आर। किसका रूल है? ये ओम्स का रूल है। तो अगर हम V के प्लेस पे फॉर्मूला रख दें तो ध्यान दीजिएगा, P इजकल टू V के प्लेस पे I इंटू आर, और ऑलरेडी क्या था? I था। तो फॉर्मूला क्या बन गया? P इजकल टू I इंटू आई स्क्वायर इंटू आर। क्लियर? फिर हमको मालूम है ओम के ही रूल से, क्या? I इजकल टू V अपान R। तो अगर हम इस फॉर्मूले में आए और I के प्लेस पे ये रख दें तो ध्यान दो, I स्क्वायर है ना, तो V अपान R इंटू V अपान R, ये था कि नहीं था? और इंटू में क्या है? कैपिटल R है। तो एक R से एक R क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो P इजकल टू V इंटू V क्या हो गया? V स्क्वायर, अपान में क्या है? R। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। ऐसे हम और भी फॉर्मूले क्रिएट कर सकते हैं, मगर आपके लिए इतने ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं जो आपके सारे न्यूमेरिकल्स को लगभग सॉल्व कर देंगे। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आपको मालूम है पावर क्या है? वर्क डन पर यूनिट टाइम है, P इजकल टू W/T। W की वैल्यू कितनी होती है? VIT। इस VIT को लाके यहाँ रख दो, फॉर्मूला बन गया P इजकल टू VIT अपान T। T से T कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या हो गया? P इजकल टू V इंटू आई। इस फॉर्मूले का यूज़ बहुत होगा, अभी आगे देखिएगा आप। फिर हमें मालूम है ओम्स के रूल से V इजकल टू आई इंटू आर। तो अगर हम आई आर यहाँ पर ला रख दें तो बन जाएगा I स्क्वायर इंटू आर। फिर ओम के रूल से हमको मालूम है I इजकल टू V बाई आर। तो ऐसी कंडीशन में V के प्लेस पे ये वैल्यू ला के पुटअप करिए,
आई के प्लेस पे, इस आई स्क्वायर के प्लेस पे v बाई आर पुटअप करिए, तो v बाई आर इंटू वी बाई आर, ये आई स्क्वायर की वैल्यू हो गई, और इंटू आर था, आर से एक आर कैंसिल हो गया, क्या बचा वी स्क्वायर अपान आर। तो ये सारे आपके फॉर्मूले हो गए। क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, यूनिट की, कि जो हमारा पावर होता है इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट है वाट। क्लियर। दूसरा यूनिट होता है KW, KW को बोलते हैं किलोवाट, और किलोवाट में होता है 1000 वाट। तीसरा होता, सबसे बड़ा यूनिट होता है KWH, KWH को हम यूनिट भी बोलते हैं। इसी से आपकी बिजली मेज़र होती है कि आपके मीटर में कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ है। क्लियर। अभी इसको हम समझेंगे आगे। तो 1 यूनिट क्या होगा, तो किलो में कितने वाट होते हैं, 1000 होते हैं। क्लियर। और आवर में कितना होता है, 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 6 और 6 36 इंटू 10 पावर 1 0 2 0 3 4 5 10 पावर 5 क्या बन गया, ये आपका KWH बन गया। क्लियर। तो 1 KWH इज इक्वल टू 36 इंटू 10 पावर 5 वाट आवर। क्लियर। या वाट सेकंड भी कह सकते हो आप इसको, क्योंकि हमने 100 सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है। और हमारे घरों में जो बिजली का कंजम्पशन, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन जो काउंट होता है मीटर की रीडिंग से, वो इसी फॉर्मूले से होता है। क्लियर। फॉर्मूला अभी हम आगे समझेंगे। ये है KWH यूनिट। ये तो बड़े यूनिट्स आपके हो गए। तो याद रखिएगा कहीं भी KW हो तो KW इज इक्वल टू कितना, 1000 वाट। और एक चीज़ आपसे बहुत पूछा जाता है, वो भी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा, आपके बोर्ड में 100% पूछा जाएगा कि 1 HP क्या होता है। तो HP होता है हार्स पावर। हमें मालूम है कि हम इस बात को मानते हैं कि नेचर ने घोड़े को बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, तो हम मशीन की भी पावर को हॉर्स पावर में मेज़र करते हैं और उसको हम HP से शो करते हैं। बाइक हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, इन सब के पावर को HP में ही मेज़र करते हैं। तो आपसे पूछा जाता है कि 1 हॉर्स पावर में कितना पावर होता है, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। हॉर्स पावर को हिंदी में अश्व शक्ति भी कहते हैं। अब लास्टली हम समझते हैं कि हमारे घरों में जो किसी भी इक्विपमेंट को लगने से इलेक्ट्रिक का कंजम्पशन होता है, उसके अकॉर्डिंग बिल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जो हमारे घरों में, जो आपने देखा होगा मीटर रीडर आता है, मीटर को देखता है, रीडिंग नोट करके चला जाता है। तो जो वो रीडिंग नोट करता है, वो चेक करता है कि आपके मीटर में KWH एक महीने में कितना दिखा रहा है, यानी किलोवाट आवर। हर घंटे में आपके घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है, और इसी को हम बोलते हैं सरल भाषा में यूनिट। कभी अगर आपने अपनी इलेक्ट्रिसिटी का बिल देखा हो तो उस पर लिखा होता है क्या, इतने यूनिट बिजली आपने कंज्यूम की है, और गवर्नमेंट के एक रेट होता है। मान लीजिए एग्जांपल के फॉर्म में आपके मीटर शो कर रहा है कि आपने एक महीने में 40 यानी 40 KWH यानी यूनिट बिजली को आपने कंज्यूम किया, इलेक्ट्रिक को आपने कंज्यूम किया है, और गवर्नमेंट ने रेट डिसाइड कर रखा है कि एक यूनिट का जो बिल है वो 5 रुपये है। तो आपने कितने यूनिट कंज्यूम किया, 40 यूनिट, तो 40 इंटू 5 इजकल टू 200 रुपये आपका बिल बन जाएगा। ऐसे आपके बिल, इलेक्ट्रिक बिल काउंट होते हैं जो आपके घरों में टीवी, फ्रिज, AC, कूलर चलता है उसका बिल। तो मीटर रीडिंग ऐसे ही होती है। तो निकालते कैसे हैं, तो निकालने का फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला तो ये है H इजकल टू I स्क्वायर R इंटू टी। लेकिन ये फार्मूला अच्छा फार्मूला है, लेकिन आसान फार्मूला एक होता है P इजकल टू W अपान टी, इससे भी निकाल सकते हो। लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं कि यूनिट बोलो और चाहे KWH बोलो, इजकल टू नंबर ऑफ इक्विपमेंट, कितने इक्विपमेंट हैं, इनटू पावर यानी उन इक्विपमेंट का पावर कितना है, इनटू आवर यानी वो इक्विपमेंट कितने घंटे डेली चलते हैं, इनटू कितने दिन का आप बिल निकालना चाह रहे हो, यानी कितने दिन में आप चेक करना चाह रहे हो कितने यूनिट खर्च हो रहा है, और अपान 1000 इतना आप निकाल लोगे, आपका यूनिट आ जाएगा। और गवर्नमेंट ने जितने बिल बना रखा है एक यूनिट का इतना बिल, उससे मल्टीप्लाई कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। तो इसको अगर हम शॉर्ट में बनाए फॉर्मूले को, तो यूनिट लिखो चाहे KWH लिखो, तो KWH इजकल टू नंबर इंटू पावर इंटू आवर इंटू डे अपान 1000 इजकल टू क्या आ जाएगा, आपका यूनिट आ जाएगा। तो अगर हमको बिल निकालना है कितना बिल बना, तो बिल बराबर यूनिट इंटू जो भी कास्ट है, जितनी भी कास्ट गवर्नमेंट ने रख रखी है कि एक यूनिट बिजली का कास्ट 5 रुपया, 6 रुपया, 7 रुपया जो भी है, उससे मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिएगा, इसका
अभी जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में तो ये फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो 100% समझ में आया है, ये कंटेंट समझ में आया है, लेसन समझ में आया है, जिसमें हमने पावर को और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हमने समझा है और यहाँ पर हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को भी देखा है जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैं पहुँच सकूँ और मेरे अपडेट्स, मेरे नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुँचते रहें। देखते रहिए ब्रिलियंट विजन को। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वैल्यूएबल इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।